हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सीडी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने सीडीपी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। उसके साथ ही साथ हमने कुछ हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कर पाता है। तो इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे कि बच्चा जो है वो दत्त कार्य को बना कर के नहीं लाता है, या उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोक देंगे, या अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देंगे, या उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कि मान लीजिए बच्चा अगर क्लास में अगर उसको कुछ दत्त कार्य दिया जा रहा है, तो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उससे निपटने का एक सर्वोत्तम तरीका ये है कि पहले तो उसके कारणों का पता लगाएंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो दत्त कार्य को नहीं जमा कर पाया है। ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें उसे समझ में ही ना आई हों, या फिर कुछ उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ उनकी उसकी फैमिली में प्रॉब्लम हो जिस वजह से वो नहीं कर पा रहा है। तो कुछ भी कारण हो सकता है। पहले तो हम उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद समीर को परामर्श देंगे ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ना ही प्रधानाचार्य को हम सूचित करेंगे और ना ही उसे खेल में जाने से रोकेंगे। इन सब चीज़ों से क्या होगा? इन सब चीज़ों से बच्चा है क्या है कि उसमें कुछ भी सुधार नहीं आ पाएगा। अगर जब तक कि हम उसके कारणों को नहीं जानेंगे और बिना कारण को जाने किसी को दंड दे देना, तो ये भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी यानी कि ये जो तकनीक है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, के लिए वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? पके हुए चावल की ओर संकेत कर रही है, या फिर प्याज या लहसुन की संकेत कर रही है, हरी धनिया का, या काजू बर्फी भी का? अगर पका हुआ चावल को हम गीला कपड़ा में लपेट के रख देंगे तो इससे क्या होगा? इसके चावल भी तो और भी ख़राब हो जाएगा। और फिर प्याज या लहसुन को भी अगर गीला कपड़ा में लपेट के रख दिया जाए तो ये भी ख़राब हो जाएगा। या काजू बर्फी को भी हम पानी कपड़े में लपेट के रख देंगे भीगे हुए कपड़े से, तो वो भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक हरा धनिया ही है जिसको अगर पानी से भींगा हुआ कपड़ा में लपेट कर रख दिया जाए, तो इससे क्या है कि अधिक समय तक इसको संरक्षित रखा जा सकता है, इसको ताज़ा रखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण है जो गलत है? आइए अब हम उनको जानते हैं। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पे जब हम पेज में लिखते हैं तो पेज और पेन के बीच में क्या होता है कि घर्षण होता है, और घर्षण के कारण ही क्या होता है कि हम लिख पाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ये बात भी सही है कि जूता और ज़मीन दोनों के बीच घर्षण होता है तभी हम चल पाते हैं। अगर ये घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा कि हम चल नहीं पाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट उदाहरण है कि ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाती है। तो ये भी क्या होता है, घर्षण के कारण ही होता है कि जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते ही गाड़ी क्या है कि वो रुक जाती है। अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, गाड़ी नहीं रुकेगी, हम सीधा स्लिप कर जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें, ये तीनों जो पॉइंट यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये तीनों जो हो रही है वो कहीं ना कहीं घर्षण के कारण हो रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो घर्षण के कारण नहीं, बल्कि कोई भी चीज़ जब हम ऊपर फेंकते हैं और वो चीज़ जब नीचे आके गिरती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई भी चीज़ क्या होती है, वो पृथ्वी उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसके कारण क्या है कि ऊपर फेंकी हुई चीज़ नीचे की ओर गिर जाती है। तो ये घर्षण का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पानी के समय प्रयोग करते हुए पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। लो पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी। तो ये सही नहीं है कि लोहा जो है वो पानी की तुलना में हल्का है और स्टील भारी है। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। हम अन्य ऑप्शन को भी देखते हैं। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि लौह पानी की तुलना में भारी है, यानी कि लोहा जो है वो पानी की तुलना में भारी है और स्टील की तुलना में हल्का है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना पर ज़्यादा है, यानी कि स्टील की कटोरी का भार उतना नहीं है जितना कि उस कटोरी के पर जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसका भार अधिक है। जिस कारण क्या है कि जो स्टील की कटोरी होती है वो पानी में तैरती है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। यानी कि इसकी लोहे की कील पर जो बल लगता है वो उसके भार की तुलना में कम है। इस कारण क्या होता है कि जो लोहे की जो कील होती है वो पानी में डूब जाती है और स्टील की कटोरी जो है वो पानी में तैरते रहती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो सिर्फ उत्तर को लिखवा देने से ऐसा नहीं है कि बच्चा सीख जाएगा। बच्चा इसमें क्या है कि बच्चा ना तो कुछ नए चीज़ों को प्रोडक्ट कर पा रहा है और फिर ना ही वो एक्स्ट्रा वो दिमाग लगा पाएगा अपना। इसमें क्या है कि बच्चा सिर्फ घिसा पिटा वो प्रश्न का उत्तर लिखता जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। तो सिर्फ चित्र दिखा देने से ही ऐसा नहीं है कि बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। इसमें क्या है कि बच्चा को हमेशा एक्टिव रखना है और इसके लिए बच्चों को ऐसा कार्य देना है ताकि जिसमें वो एक्टिव हो। सिर्फ चित्र दिखा देने से ऐसा नहीं है कि बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है कि विद्यार्थियों को कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने एकत्रित करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें। नेक्स्ट ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रक्रम का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना या शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो सिर्फ शब्दावली का अर्थ स्पष्ट कर लेने से ही ऐसा नहीं है कि बच्चे की जो शिक्षण पद्धति है वो बेहतर हो जाएगी।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि बच्चा इसमें एक्टिव है। कैसे, आइए अब हम उनको देखते हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि वे दीपावली से पहले, यानी कि विद्यार्थी को ये कहा जा रहा है कि वो दीपावली से पहले और दीपावली के बाद में जो वायु प्रदूषण के होने के जो कारण हो सकते हैं, उसका नमूना को उनको इकट्ठा करना है, उसकी गुणवत्ता की जांच करनी है कि किस तरीके से आखिर क्या कारण है, और फिर उसके बाद वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे क्या है कि बच्चे एक्टिव हैं, वो खुद किसी चीज़ को करके देखेंगे, है ना, नमूना को एकत्रित करेंगे, और फिर उससे संबंधित वो जानकारी को जुटाएंगे, उसकी क्या गुणवत्ता है इसके बारे में वो अध्ययन करेंगे, फिर उसके एक निश्चित वो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इससे क्या होगा कि उनकी जो शिक्षण पद्धति जो होगी वो और भी बेहतर होगी, और बच्चा इसमें एक्टिव है, किसी चीज़ को वो खुद कर रहा है, तो जब वो किसी चीज़ को खुद कर रहा है तो उस चीज़ को वो और भी बेहतर तरीके से सीखेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार को प्रदर्शित करता है: आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्णता, एकाग्रता, बहुत बात करना, या हाइपर एक्टिविटी। तो बच्चा तनावग्रस्त है, इस बात की पहचान वो तभी कर सकता है जब बच्चा आक्रामक व्यवहार दर्शाता है। बच्चा आक्रामक व्यवहार तब दर्शाता है जब किसी न किसी वजह से वो तनाव में होता है, यानी कि कुछ, मान लीजिए उसको तनाव हो, चाहे फैमिली के द्वारा या पढ़ाई को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के जब वो तनाव महसूस करता है तो उसका बिहेवियर कहीं न कहीं वो चेंज हो जाता है, और वो आक्रामक व्यवहार करने लगता है। तो ऐसे बच्चों का व्यवहार हम तभी पहचान सकते हैं जब वो आक्रामक व्यवहार दिखलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि टीचर पेरेंट्स जो मीटिंग होती है उसके बारे में इसमें दिया गया है। इसके ऑप्शन है कि विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना, या पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन नंबर सी है कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी है कि एक दूसरे की कमजोरियों को उजागर करना। तो एक दूसरे की कमजोरी को उजागर करने के लिए, या सिर्फ सामाजिक संबंध को स्थापित करने, या सिर्फ क्रियाकलाप साझा करने के लिए ही ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग को बुलाया जाता है, बल्कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का ये मतलब होता है कि जिससे कि बच्चों की योग्यता और उसकी कमजोरी ये क्या है दोनों पर डिस्कशन किया जाए। मान लीजिए बच्चा ने कुछ अच्छा किया है तो वो भी पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आपके बच्चे ने ये बच्चे को ये वर्क मिला था तो उसने और भी बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया, जिसमें क्लास के हर स्टूडेंट्स इसका नंबर ज़्यादा है। तो इससे क्या है कि बच्चा कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा, उसको लगेगा कि अरे मैंने ये तो अच्छा कार्य किया, टीचर ने मेरी शाबाशी दी, तो हम वो बच्चा क्या है कि वो मोटिवेट होगा, तो फिर वो और भी अच्छा करने के लिए सोचेगा, ठीक है। और फिर उसकी कमजोरियों को भी पेरेंट्स को बताना चाहिए कि बच्चे में ये कमजोरी है, ताकि पेरेंट्स क्या है कि उस वो भी उनमें सुधार लाने का कुछ प्रयास कर सकें। तो ये सारी चर्चाएं जो होती हैं वो टीचर पेरेंट्स मीटिंग में होती हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की कमजोरियों के साथ साथ उनकी योग्यताओं पर भी चर्चा करना, डिस्कशन करना कि किस तरीके से अगर कुछ कमजोरी है तो उस पर सुधार किया जा सके, और कुछ उसमें योग्यता है तो उसको किस तरीके से पुनर्बन उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाए, ताकि वो और भी उससे बेहतर तरीके से अच्छा कर सके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, यानी कि इसमें पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूछा गया है कि किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। ठीक है, आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो सिर्फ व्यक्तिगत वाहन की जांच कराने से ऐसा नहीं है कि पर्यावरण प्रदूषण रुक जाएगा। भले ही जांच हुई, गाड़ी तो उतनी ही चल रही है, उतनी ही गाड़ी से धुएं निकल रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे वायु जो है वो प्रदूषित कहीं ना कहीं होगा। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अक्सर घर से बाहर जाने से बचना। तो ये भी सही नहीं है। मान लीजिए लोगों को 10 काम होते हैं और फिर वो घर से बाहर ही ना जाएं, ये तो कोई सही इसका
क्या कहें कि सही एक उपाय नहीं हुआ। फिर है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं खरीदना, तो ये भी सही नहीं है कि लोग इन चीज़ों को खरीदे ही नहीं। तो इसका एक जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। यानी कि जितना से जितना अधिक हो सके लोगों को सार्वजनिक यातायात का अगर वो प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होगा कि कम गाड़ियाँ चलेगी, जिससे कि क्या होगा कि वायु प्रदूषण भी कम होगा, पेट्रोल की किल्लत जो है वो भी धीरे धीरे कहीं न कहीं ठीक होगी, ताकि भविष्य में जो आने वाले पीढ़ी हैं उनको उस चीज़ की कमी ना हो। और इससे क्या होगा कि वातावरण जो है शहरों का वो भी प्रदूषित नहीं होगा। तो ज़्यादातर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए व्यक्तिगत वाहनों की तुलना में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रही है? वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल या अवलोकन कौशल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें टीचर क्या है कि बच्चों में अवलोकन कौशल को विकसित कर रही है। यानी कि बच्चा क्या है कि चीज़ों के बारे में वो चीज़ों को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, है ना, और उसके बारे में क्या वो सोचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी, वो सोचेगा कि क्या मृदा में वायु होती है, वो चीज़ जाएगा देखेगा, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा कि पानी के अंदर में क्या रियल में वायु होती है, उसमें ऑक्सीजन्स होती है, ऑक्सीजन उसमें होती है तभी तो पानी में मछलियाँ भी रह पाती हैं, है ना। फिर हमारे शरीर में वायु है या नहीं है, जाहिर सी बात है वायु हमारे शरीर में है, इस चीज़ का क्या करेगा वो अवलोकन करेगा, ठीक है, इस पर वो बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो अवलोकन कौशल है वो कहीं न कहीं डेवलप होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका जो है वो सबसे अच्छा है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, या सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, या बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना, ठीक है, और फिर उसको काटना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ना कि सब्जियों को काटना और फिर उसको धोना, या फिर काटने और पकाने से पहले उसे कुछ समय के लिए धूप में छोड़ना। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, बेकार की बातें हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि सब्जी को बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले तो सब्जी को आप अच्छे से धोइए, उसके बाद उसको काटिए और फिर बनाइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। पहला है कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे धकेले। जैसे कि मान लीजिए ये खाली बीकर है, ठीक है, ये खाली बीकर है और इसे क्या करना है कि इसे नीचे से यहाँ पर से धकला जाएगा। तो और फिर क्या है कि ये पानी की सतह से इसे नीचे ऐसे करके रखें और नीचे इसको धकेलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, पानी देखते हैं ना कहीं न कहीं पानी इसको ऊपर ठेलने की कोशिश करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा वायु के कारण होता है। फिर है स्ट्रोक के माध्यम से जूस को खींचना, या फिर गुब्बारे में हवा भरना, या 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बाँधें और साम्यावस्था में ले जाएँ। तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। यानी कि क्या करना है, 2 ऐसे छड़ लेना है, 2 छड़ में क्या करना है, गुब्बारा को मान लीजिए हमने इसको इस तरीके से गुब्बारे ऐसे करके 2 छड़ में बाँध दिया, ठीक है? इस छड़ में बाँध दिया और इसके बाद इसको इसी तरीके से रखना है। फिर क्या करना है कि तब किसी एक गुब्बारे को क्या करना, मान लीजिए इस गुब्बारे को हमने फोड़ दिया, ठीक है? तो फिर ये दोनों
में से क्या इसमें प्रदर्शित कर रहा है? उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती हैं? ऑप्शन नंबर देखिए कौन सही है, ए और बी, ए और डी, बी और डी या ए और सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? वायु प्रक्रम को प्रदर्शित करना है, ठीक है। इसमें भी वायु प्रक्रम प्रदर्शित हो रहा है। जैसे कि ये ग्लास है, इस ग्लास को क्या किया जा रहा है कि पानी में इस तरीके से, पानी की सतह में जब हम धकेलेंगे तो क्या होगा, नीचे से जो पानी है, ये पानी कहीं कहीं इसमें फोर्स लगाती है, इसको ऊपर की ओर ठेलती है। ये क्यों होता है? तो क्योंकि ये वायु के कारण होता है। वायु होती है पानी में, जिसके कारण ये क्या करती है कि इसको ऊपर की ओर ठेलने का प्रयास करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी है कि दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ में बांध देंगे, ठीक है। दो गुब्बारा है, इसको छड़ में इस तरीके से हमने बांध दिया है और इसको साम्यावस्था में ले गए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दिया गया। तो इससे क्या पता चलता है कि किस तरीके से वायु जो है ना, वायु के प्रक्रम को बताने के लिए ये बेस्ट होता है कि किस तरीके से वायु जो है वो स्थान को घेरती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन को और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, या ऑप्शन नंबर बी है कि वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। इसमें कक्षा अध्यापिका होना या ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए कोई टीचर अगर पढ़ाने आ रहे हैं तो वो तो उनको जैसे दिया हुआ है उस तरीके के ही पढ़ाना है ना। तो इसमें कक्षा अध्यापिका का होना या ना होने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझे। तो जब बच्चा प्रश्न को समझा ही नहीं है तो फिर वो और चीज़ को कैसे बता पाएगा, ठीक है। तो इसमें ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो अनुशासनहीनता का कारण इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाना, तो ये भी सही नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को, यानी जो कॉन्सेप्ट था श्वसन का, इसको अच्छी तरीके से वो बच्चों को क्लियर नहीं करा पाई है। इसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चा क्या है कि वो श्वसन और सांस लेने के बीच वो अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रेखा की मां डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। पानी को रंग रहित करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवसादित करने के लिए, या कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि पानी हल्के निलंबित द्रव्यों को अवसादित करने के लिए। मान लीजिए ये घड़ा है, ठीक है, ये घड़ा है जो सबके घर में होती है। इसमें यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस पानी इसमें भरा हुआ है। तो इसमें क्या करती है रेखा की माँ कि इसमें कि वो कुछ फिटकरी जो है उसको वो डाल देती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि इस पानी में जो भी गंदा है ना, वो गंदा क्या होता है कि वो थोड़ी देर के बाद नीचे इस तरह से बैठ जाता है, ठीक है। इसमें जितनी पानी में गंदगी होगी उसको इस तरीके से वो बैठ जाएगा और पानी क्या है, साफ हो जाता है। तो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए वो ऐसा करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो डैश से भरपूर हो, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, या विटामिन से। तो जो भारोत्तोलक होते हैं, मतलब जो वेट लिफ्टिंग का कार्य करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता होती है तो वो होती है प्रोटीन की। इनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है ताकि वो अच्छे से वो वेट लिफ्टिंग कर कर सके। तो उनको यानी कि प्रोटीन की मात्रा को भरपूर रूप में लेना चाहिए अपने आहार में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
डैश के लिए मछली घर यानी कि जिसे एक्वेरियम भी कहा जाता है में हवा वाला पंप रखा जाता है पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, या अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। इससे क्या होता है कि पानी में क्या है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे कि मछली सांस ले पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कमने हो इसके लिए ब्रेसिस पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बोहाइड्रेट युक्त पेय पदार्थ ना लें, या हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ऐसा कहा भी जाता है कि दिन में 2 बार ब्रश करिए। पहले तो दिन में ब्रश कीजिए, खाइए, खाने समय, है ना, ताकि आपका दांत साफ रहे। फिर रात को सोने से पहले ब्रश करना। तो ये तो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है कि इनेमिल कमने हो इसके लिए ब्रेसिस पहने। ब्रेसिस का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आपने एक सीरियल देखी होगी, जस्सी जैसी कोई नहीं, तो जिस तरीके से उसने अपने दांतों में पहना हुआ था उसे ही ब्रेसिस कहा जाता है। तो उसका यूज भी किया जा सकता है अपने दांतों को क्षय होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि मिठाइयों का ज़्यादा प्रयोग ना करें, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ों से क्या है कि दांत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। तो इन तीनों ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम नीचे देखते हैं कि कहाँ कहाँ बस तीनों ए और बी और सी दिया हुआ है। इस ऑप्शन में ए बी सी नहीं है, इस ऑप्शन में भी ए बी सी नहीं है, इस ऑप्शन में ए बी सी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सी, डी और ए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। कि दांतों को क्षय होने से बचाने के लिए 4 तरीके हैं, जिसमें कि ऑप्शन नंबर ए दिन में 2 बार ब्रश करें, ये ऑप्शन सही है। मिठाई, चॉकलेट का ज़्यादा प्रयोग ना करें और खाने के बाद कुल्ला करें। तो ऑप्शन नंबर सी, डी और ए ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ये देखिए जिस तरीके से ये चित्र बना हुआ है, जमीन में रहने वाले जीव जंतु वो इस सर्कल के अंदर हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु वो इस सर्कल के अंदर हैं, और अंडे देने वाले जीव जंतु ये जो हैं वो इस सर्कल में हैं, ठीक है। तीनों का अलग अलग सर्कल है। और नीचे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। यानी कि एक्स देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक्स में क्या है कि एक्स वो है जो जमीन पर रहने वाले भी जीव जंतु वो है, और पानी में भी वो रह सकता है, और वो अंडे भी दे सकता है। ये तीनों गुण जो हैं वो जिसमें पाई जाती हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा मगरमच्छ में, ईल यानी कि सर्प, मीन में, शार्क में, या मछली में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि मगरमच्छ जो होता है वो जमीन में रहने वाला जंतु है। ये जमीन में भी रह लेता है, इसके साथ ही साथ ये पानी में भी रह लेता है, इसके साथ ही साथ ये अंडे देने वाला जंतु भी है। तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो मगरमच्छ में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरन, वृद्धि और प्रजनन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि वृद्धि और प्रजनन, यानी कि वृद्धि करना और प्रजनन करना। ये दोनों गुण जो होते हैं वो पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं और जीव जंतुओं में भी पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। मच्छर, मलेरिया, इसका तो संबंध है, इसमें एनीमिया नहीं आएगा, ठीक है, इसका संबंध इससे नहीं है। लौह, ये संबंध नहीं है इससे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है कि लौह, मलेरिया, अनीमिया या रक्त, लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया या आंवला, मच्छर, डेंगू, लौह या गुड़। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे हैं, आइए मैं इसे आपको बताती हूँ। पहले तो एनीमिया क्या है, एनीमिया आखिर लोगों में कैसे होता है? तो एनीमिया जो होती है वो खून की कमी से होती है, ठीक है। एनीमिया जो रोग है इसका होने का कारण क्या है? तो इसका होने का कारण है खून की कमी। जब किसी व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया का रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इससे क्या होता है कि शरीर में क्या होता है कि आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का निर्माण में क्या है कि इसमें क्या होता है कि आयरन की आवश्यकता होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन की आवश्यकता होती है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में। और जब शरीर में आयरन की जब कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है कि त्वचा जो होती है वो त्वचा का रंग जो होता है वो पीला पड़ने लगता है, ठीक है। त्वचा का रंग पीला होने लगेगा अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि एनीमिया का उपचार हम कैसे कर सकते हैं? तो एनीमिया के उपचार के लिए क्या होगा कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम आंवला खाने के लिए कहेंगे उसको, ठीक है। जब वो ज़्यादा आंवला खाएगा, आंवला का ज़्यादा सेवन करेगा तो इससे क्या होगा कि इसकी एनीमिया की जो बीमारी है इसका उपचार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि लौह लौह की कमी से क्या होगा, लोहे की कमी हो जाएगी हीमोग्लोबिन में। जब हीमोग्लोबिन में आयरन की जब कमी हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि पेशेंट को एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। और जब पेशेंट को एनीमिया की बीमारी हो जाएगी तो उसका वो उपचार कैसे करेगा? तो वो आंवला खाकर उसका उपचार करेगा। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा आंवला का सेवन करेगा तो उसमें एनीमिया की जो बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। तो ये चारों जो हैं वो एक दूसरे से निकट रूप से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से एक्वेरियम में भरा जाता है तो वो मर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित हो गया है, या खनिज द्वारा पीने के योग्य नहीं है, या खनिज रहित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि पानी में क्या है कि पानी को जब उबाला जाता है और उबालने के बाद जब वो पानी को ठंडा किया गया तो इससे क्या हुआ कि पानी में ऑक्सीजन की जो मात्रा रहती है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि मछली को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो फिर उस पानी में नहीं रह पाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स आज हमने ईवीएस में टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आउट ऑफ 20 आपके कितने आंसर सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो आपके पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये वही सारे क्वेश्चंस थे। तो आपको सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हम इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीटेट की तैयारी करते हैं और हमेशा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, या फिर कुछ थ्योरीज़ हैं उसको भी मैंने पूरे डिटेल के साथ इसमें कवर किया है। आप चाहे तो सीडीपी की प्लेलिस्ट में उसको जा कर के देख सकते हैं, या ईवीएस के भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसे मैंने पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।